जब दुनिया बड़े युद्धों की बात भूलने लगी थी, तब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर बहुत से लोगों के इस मुगालते को दूर कर दिया कि अब एक देश का दूसरे देश पर कब्जा कर लेना बीते जमाने की बात है। लिहाजा हमें भी चेत जाने की जरूरत है। इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है कि आधुनिक दुनिया में अब 71 या 62 जैसे युद्ध नहीं हो सकते। हमारे दोनों तरफ दो ऐसे मुल्क हैं जिनसे आए दिन सीमा पर तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में यूक्रेन के युद्ध को बहुत गौर से देखने और समझने की जरूरत है और यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि इससे भारत के लिए क्या सबक है। इस युद्ध से भारत के लिए 3 सबक बिल्कुल साफ हैं। रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला बोला। रूसी टैंक यूक्रेन के उत्तर पूर्व में खार्किव शहर के पास से घुसे। पूर्व की दिशा में रूसी सेना बेलारूस की ओर से लुहांस की तरफ से आगे बढ़ी। वहीं तीसरा हमला दक्षिण दिशा में क्रीमिया की तरफ से किया गया, जिसे 2014 में रूस ने यूक्रेन से अलग कर दिया था। तकरीबन एक साथ हुए इस 3 तरफा हमले ने यूक्रेन की सेना के पास रूस को माकूल जवाब देने का ज्यादा विकल्प नहीं छोड़ा। हालांकि यूक्रेन के बहादुर जवानों ने टुकड़ों में मुकाबला किया, लेकिन रूसी सेना को यूक्रेन के भीतर घुसने में ज्यादा संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा। इस हमले को लेकर जहां तक भारत के संदर्भ में सैन्य सबक की बात है, तो मुद्दा एक साथ 2 तरफा युद्ध का सामना करने का है। एक लंबे अरसे से सैन्य जानकार इस बात पर चर्चा करते आए हैं कि अगर भारत को एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ा तो हमारी सेनाएं चीन और पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दे पाएगी। देखिए दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए इस आशंका को निराधार नहीं माना जा सकता कि कभी भी किसी भी वक्त भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की सेना बहुत ताकतवर है, लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते कि चीन और पाकिस्तान दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां हैं। दोनों के ही पास पेशेवर सेना है और दोनों के ही बीच सैन्य रिश्ते काफी मजबूत हैं। देश के सैन्य रणनीतिकार इस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए पिछले करीब 20 वर्षों से सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही खुद को आधुनिक, ताकतवर और फुर्तीली बनाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि आज के वक्त में युद्ध की स्थिति में पहला फैसला आसमान में होता है। इसमें वायुसेना की ताकत अहम किरदार निभाती है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से खरीदे गए राफेल और स्वदेशी तेजस विमानों को शामिल कर अपनी स्थिति में कुछ सुधार किया है। हालांकि भूलने की बात नहीं है कि वायुसेना के पास स्वकृत 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की पूरी संख्या नहीं है। फिलहाल वह करीब 30 से 32 स्क्वाड्रन से ही काम चला रही है। इसमें भी मिग 21 विमानों के 4 स्क्वाड्रन और मिग 29 और जगुआर विमानों के अगले 4 से 10 साल में रिटायर करने की योजना भी है। उनकी जगह पर 83 स्वदेशी तेजस विमानों को शामिल किया जाना है। 114 मल्टी रोल फाइटर विमानों की प्रस्तावित खरीद भी लंबी और उबाऊ खरीद प्रक्रिया में उलझी हुई है। इन चुनौतियों के बावजूद वायुसेना ने राफेल विमानों के एक स्क्वाड्रन को पाकिस्तान से मुकाबले के लिए अम्बाला और दूसरे स्क्वाड्रन को चीन से मुकाबले के लिए हासिम आरा एयरबेस पर तैनात किया है। इनके अलावा वायुसेना के पास सुखोई और मिराज 2000 विमानों के स्क्वाड्रन भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि कम विमानों के बावजूद वायुसेना आधुनिक अस्त्रों से लैस है, जो 2 तरफा युद्ध के लिए मानसिक और सामरिक नजरिए से पूरी तरह तैयार दिखती है। चीन के मद्देनजर वायुसेना ने कई अग्रिम हवाई पट्टियों को फिर से शुरू किया है। ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस जैसे भारी मालवाहक विमानों और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर के जरिए उनसे अग्रिम मोर्चे पर फौरन सैनिक उतारने और साजो सामान पहुंचाने की अपनी क्षमता को भी कई गुना किया है। आज के वक्त युद्ध की स्थिति में अपनी फौजों को सही जगह पर, सही स्थान पर फुर्ती से पहुंचा पाने की क्षमता ही बहुत बड़ी बात है। जहां तक भारत की थल सेना का सवाल है, तो वह एक क्षमतावान वॉर मशीन है। सेना ने इस बीच खुद को छरहरी और फुर्तीली बनाने पर ध्यान दिया है। फिलहाल करीब 12 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना में 14 कोर और 38 डिवीजन है। सेना को मिलने वाला ज्यादातर रक्षा बजट वेतन, भत्ते और पेंशन जैसे खर्चों पर चला जाता है। इस वजह से सेना के आधुनिकीकरण का बजट संकुचित हो जाता है। हालांकि भविष्य की योजना के तहत सेना बेवजह के विभागों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। मकसद सेना में सीधे लड़ाई में शामिल रहने वाली कोर पर ज्यादा ध्यान देना और उन्हें ताकतवर बनाना। 2 मोर्चे पर युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय थल सेना तेजी से आधुनिक बनने की कोशिश में जुटी हुई है। पैदल सैनिकों के लिए मौजूदा NSAS इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल से बेहतर SIG 716 राइफलें
नजदीकी लड़ाई के लिए आधुनिक कार्बाइन जैसे आधुनिक हथियार सेना में शामिल किए गए हैं। वहीं तोपखाने को भी मजबूत किया जा रहा है। 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप, ऊंचाई पर तैनात की जा सकने वाली M777 हेवित्जर तोपों के साथ अलग अलग जरूरतों के मद्देनजर कई तरह के आधुनिक तोपें भारतीय तोपखाने में शामिल हो चुकी हैं। सेना के बाकी विभाग भी तेजी से आधुनिक बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो करीब 1.5 दशक में भारतीय नौसेना ने भी डीप ब्लू नेवी यानी गहरे पानी की नौसेना में बदली है, जो अपने तटों से दूर बीच महासागर में भी पेचीदा ऑपरेशन को अंजाम दे सकने में माहिर है। नौसेना ने कई नए विध्वंसक जोड़े हैं। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर के संचालन का पुराना तजुर्बा है। नौसेना के पास 18 डीजल पनडुब्बियां और 1 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। माना जाता है कि 2 मोर्चे पर युद्ध की स्थिति में पाकिस्तानी नौसेना से कहीं ताकतवर भारतीय नौसेना अरब सागर के इलाके में पूरा वर्चस्व बना सकती है। वह चीन को समंदर के रास्ते होने वाले तेल और रसद आपूर्ति को रोकने और उसकी तटीय वायु शक्ति पर अंकुश लगाकर युद्ध में बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। हालांकि चीन की पनडुब्बी शक्ति भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। चीन के पास करीब 50 डीजल पनडुब्बियां, 6 परमाणु पनडुब्बियां और 4 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। भारत ने इसके मुकाबले के लिए अमेरिका से 12 अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी P-8I विमान हासिल किए हैं। दोस्तों, P-8I विमान को सबमरीन हंटर यानी सबमरीन का शिकारी भी कहा जाता है। 2 तरफा युद्ध में चीन या पाकिस्तान के सबमरीन का शिकार करने में यह विमान काफी मदद करेगा। दोस्तों, आज के रूस यूक्रेन के ताज़े हालात को देखते हुए हमें भी 2 तरफ युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर भविष्य में कभी भारत पर हमला कर सकते हैं, या फिर वह भारत की ताकत को देखकर ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।